हेलो दोस्तों। नमस्कार। आप सबका स्वागत है फाइनेंस लर्निंग विषय में। आज 16 मार्च है और अभी 14 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक काफ़ी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन इशू किया है ईवी के लिए। तो आइए देखते हैं कि वो नोटिफिकेशन किस तरीके से हमें इम्पैक्ट कर सकती है या हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आई है। बेसिकली इस नोटिफिकेशन के थ्रू इन्होंने इंपोर्ट को अलाउ किया है ई व्हीकल के अंदर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट कितना एक्टिवली इनिशिएटिव ले रही है, जिससे कि हम एक पेट्रोल डीजल और सीएनजी से हम किस तरीके से माइग्रेट होके इलेक्ट्रिक के मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर हम शिफ्ट हो सके। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी होने वाला है, क्योंकि अभी जो इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल उसमें काफ़ी बड़ा अमाउंट इनका इनकर्ड होता है। तो उससे जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो बैलेंस है ना वो बनेगा अगर हम ईवी के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं तो। अब आइए समझते हैं कि उस नोटिफिकेशन में ऐसा क्या है और क्या बोला है गवर्नमेंट ने। एक्चुअली जो ईवी का पूरा अपॉर्चुनिटी साइड है, और वो एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट जो कि नीचे लिख दिया गया है, आप उसके अंदर देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि 2022 से 2030 तक तकरीबन 49% के सीएजीआर से ये ग्रोथ देने वाला है। क्योंकि अभी जो टोटल बसेज हैं, जो टोटल टैक्सी है, चाहे वो फोर व्हीलर हो, पर्सनल हो, कमर्शियल हो, वो सारी तकरीबन या तो पेट्रोल डीजल पे है या तो सीएनजी पे है। और एक बहुत बड़ा एरिया जो कि रूरल एरिया है, वहाँ तो तकरीबन अभी भी पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ ही चलती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और ये पूरा मार्केट रिप्लेसेबल है। तो अभी तो मुझे लगता है कि आने वाले ये 2-3 साल 4 साल का ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ईवी के अंदर ये पूरा अपॉर्चुनिटी पूरे 10-15-20 साल तक रहने वाला है। क्योंकि ये माइग्रेशन बहुत ही ऑल ऑफ सडन नहीं होने वाला है, ये फेज मैनर में होगा। क्योंकि उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है। फिर यहाँ पे जो प्राइसिंग है व्हीकल की वो भी ज़्यादा है, तो उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी काम करना है इंडस्ट्रियलिस्ट को। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि वो ऑल ऑफ सडन नहीं हो सकता। लेकिन जो आपका ये अपॉर्चुनिटी है वो तकरीबन काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक रहने वाला है। तो इसमें एक तो की बात ये हुई कि 2022 से 2030 तक तकरीबन 49% के सीएजीआर से ये इंडस्ट्री ग्रोथ देगी। दूसरी बात इसके अंदर ये भी है कि इंडिया को 50,000 इलेक्ट्रिक बस चाहिए 2027 तक, जो कि अभी का जो करंट सिचुएशन है उसमें 12,000 ई बसेस हैं। अब थोड़े बहुत और बढ़े होंगे। ये जो पूरा मार्केट साइज है वो $50 बिलियन का है फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ ईवी इन 2000। जो आपका 2030 है, तो 2030 तक 50 बिलियन का ये जो मार्केट साइज है, ये फाइनेंसिंग के लिए अवेलेबल होगा। तो फाइनेंसिंग में भी जो मतलब जैसे आपका बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो कि व्हीकल फाइनेंस करती हैं, तो उनके लिए भी ये एक सेक्टर एक काफी ग्रोथ देने वाला है। जो आपका इंडिया का जो ट्रक मार्केट है, ट्रक मार्केट का भी जो ग्रोथ है वो तकरीबन 4x होने की प्रोबेबिलिटी है बाई 2050। मतलब अभी भी टाइम है, लेकिन ये 2050 तक अभी के साइज से 4 गुना बड़ा हो जाएगा। अभी जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक जो एक्सपेक्टेड है, ये 4x, जो कि मतलब आपका जो 4 मिलियन इन 2022 है, ये 2050 तक 17 मिलियन हो जाएगा। मतलब कि 4x ग्रोथ होगा इसके अंदर भी। और जो गवर्नमेंट है वो टोटल मतलब एक इकोसिस्टम डेवलप कर देना चाहती है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसके लिए ये पीएलआई सपोर्ट या फिर जो भी स्कीम या जो भी जिस तरीके का हेल्प चाहिए सरकार की तरफ से, सरकार करने को बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल इनका इंटेंट क्लियर है। अब आइए देखते हैं इस सेकंड स्लाइड के ऊपर कि जो ये गवर्नमेंट ने अभी 14 मार्च को किस तरीके क्या लेके आई है नोटिफिकेशन। तो इस नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है कि कंपनीज हु विल सेटिंग अप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर ई व्हीकल शेल अलाउड लिमिटेड इंपोर्ट ऑफ ई व्हीकल एट लोअर इंपोर्ट ड्यूटी। मतलब कि कोई भी ऐसी कंपनी जो बाहर के कंट्री में ऑपरेट कर रही है अभी फिलहाल, अगर वो इंडिया के अंदर बिजनेस मतलब अपना बिजनेस करना चाहती है, अपने गाड़ियों गाड़ियों को बेचना चाहती है, तो उनको केवल ऐसा नहीं कि बाहर से गाड़ी बनाएंगे और इंडिया के अंदर बेचेंगे। आपका इंपोर्ट अलाउड तो होगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है।
उसके लिए कंडीशन ये है कि एज पर द न्यू ईवी पॉलिसी गवर्नमेंट सेल अलाउ टू इम्पोर्ट अप टू 8,000 ईवी एट प्राइस ऑफ $35,000 और हायर एवरी ईयर। मतलब कि हर साल आपसे मैक्सिमम 8,000 गाड़ी इंपोर्ट करेगी, और उस गाड़ी की कीमत डॉलर में 35,000 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो इन गाड़ियों के ऊपर जो पहले तकरीबन 70 से 100% का जो इंपोर्ट ड्यूटी लगता था, अब इस इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया गया, 70 से 15% पे ला दिया गया। तो इससे थोड़ा क्या होगा कि इंकरेजमेंट होगी। जो लोग टेस्ला और BYD या और भी जो गाड़ियां हैं जो बाहर की कंट्री में अभी चल रही हैं, भारत में अभी उनका बिजनेस मार्केट ओपन नहीं था उनके लिए, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इतना हाई था कि लोग ना खरीदते और ना ही वो बेच पाते यहाँ पे। लेकिन ठीक है, उनको एक छूट मिला कि आप अपनी गाड़ियों को भारत में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, भारत में भी इंपोर्ट किया, जब भारत भी इंपोर्ट कर सकता है, और उस गाड़ियाँ और उन गाड़ियों को लोग यहाँ के भी लोग खरीद सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा। अब करना क्या होगा कि एक तो कि आपका जो गाड़ी है वो नंबर ऑफ मतलब 8,000 मैक्सिमम ही भारत इंपोर्ट करेगा, और एक गाड़ी की कीमत डॉलर के टर्म में तकरीबन $35,000 से कम नहीं होना चाहिए। मतलब उससे ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ ही इंपोर्ट होंगी, जिसके ऊपर जो इंपोर्ट टैक्स है वो 70% के बजाय 15% लगेगा। लेकिन अब अगला कंडीशन ये है कि आपको इफ ऑटोमेकर वांट्स टू एंजॉय above अपॉर्चुनिटी दे मस्ट कमिट ए मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4,150 करोड़। मतलब अगर आपको ये इसका एडवांटेज लेना है, मतलब कि जो इंडिया इंडिया में जो कंजप्शन स्टोरी है, अगर इसका एडवांटेज लेना है तो आपको इंडिया में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 4,150 करोड़ का करना होगा ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। मतलब कि अगर आपने अभी इंडिया के अंदर 8,000 गाड़ी अपनी अगर एक्सपोर्ट कर रखी है या करने जा रहे हो, तो आपको अगले 3 साल तक 4,150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। किस लिए? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए। तो जब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप होगा तो इंडिया के अंदर एक एक इकोसिस्टम डेवलप होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि वो केवल गाड़ियां बनाने के लिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। अब उनको गाड़ी बनाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं जो कि उनको प्रोक्यूर करना पड़ेगा, तो उनके लिए भी कंडीशन है कि ये जो प्रोक्यूरमेंट है ये इंश्योर करना होगा। वो कंपनी जो कि इस पॉलिसी का बेनिफिट उठाना चाहती है, तो उनको इंश्योर करना होगा कि 25% जो कंपोनेंट है वो लोकली सोर्स हो। मतलब जब आप गाड़ी बनाएंगे, जब आप अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करेंगे, स्टेब्लिश करने के बाद जो गाड़ी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि फिर आप क्या केवल यहाँ असेंबलिंग करेंगे। आपको बनाना होगा, मतलब बनाने के लिए जो एक इकोसिस्टम है वो यहाँ पे डेवलप करवाना होगा। मतलब कि जो भी कंपोनेंट्स लगेंगे वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, और ये 25% इंश्योर करना है कि आपके टोटल गाड़ी में जो भी इक्विपमेंट लगेंगे वो 25% लोकली सोर्स हो। साथ ही साथ इसको 50% तक लेके जाना है नेक्स्ट 5 ईयर तक। ये जो गजट है ये नीचे जो मैंने एक वेबसाइट डाल रखा है इसके ऊपर है। आप यहाँ पे जाके इस गजट को चेक कर सकते हैं। आप भी इसको गो थ्रू करके रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस गजट में ऐसा क्या है, और सारी डिटेल्स आप खुद भी देख सकते हैं। अब देखिए, अब इसके अंदर कुछ कंपनियां हैं जिसका स्टडी आप खुद से जाके कर सकते हैं। कि अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि अगर BYD आए या फिर टेस्ला आए या फिर और भी कोई दूसरी कंपनी आए तो इन सारी कंपनी जो ऑलरेडी इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही हैं उनका अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ही वो लेके चली जाएंगी। अब सपोज कीजिए कि मारुति है, मारुति अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर एंजॉय करता है, लेकिन मारुति के शेयर को तो आज तक तो किसी ने मार्केट शेयर को कोई ले नहीं पाया। मर्सिडीज भी चल रही हैं, BMW भी चल रही हैं, ऑडी भी चल रही हैं। तो हर कंपनी का एक अपना कस्टमर होता है, एक कस्टमर का एस्पिरेशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि उनके आने से जो ये एग्जिस्टिंग कंपनी है इनके ऊपर बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। इवन मैं तो ये मानता हूँ कि कंपटीशन हाई होगा तो इनके लिए भी एक 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 एडवांटेज बनेगा कि ये भी अपने आप को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। तो इस पूरे वैल्यू चेन के अंदर कुछ कंपनियां हैं जिसको जाके आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उन कंपनियों के अंदर किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, और वो कंपनियां ईवी के लिए
के लिए क्या, मतलब उनका मैनेजमेंट ईवी के लिए किस तरीके से प्रोएक्टिवली काम कर रहा है। जैसे टाटा मोटर हो गया, एसएमएल isuzu हो गया, ओलेक्ट्रा हो गया, जेबीएम है, एक्सीकॉम है, ये अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, अतुल ऑटो है, वार्ड विजार्ड है, रिको ऑटो है, प्रीकॉल है, शिवालिक बाईमेटल है, अमरा राजा बैटरी है। तो ये मतलब एक पूरा वैल्यू चेन है। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिसको आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो ईवी है वो अपने आप में एक डिकेड्स का पूरा अपॉर्चुनिटी है। तो जरूर से ही इस पूरे सेक्टर को स्टडी करना चाहिए और समझना चाहिए कि ये सेक्टर आने वाले टाइम में किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं आपको लेके चलता हूँ इस मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ पे ये नोटिफिकेशन आया था। तो देखिए, ये मिनिस्ट्री ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है, जहाँ पे आप ये अनाउंसमेंट में जाके नोटिफिकेशन में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारे गजट्स मिलेंगे। तो ये जो नंबर 1 पे आया है ना, जो एक नंबर है, ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है जो 14 मार्च 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। तो आप यहाँ से भी जाके इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।